हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे कि बीकॉम एग्ज़ाम में आंसर को कैसे लिखा जाता है। पेपर में जब आप बीकॉम दोगे तो किस तरीके से आप आंसर को अच्छे तरीके से लिख सको, जिससे आपके अच्छे से आप उसमें पास कर सको। मैं आपको वैसे ये भी बता सकता हूँ कि बीकॉम एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे मार्क्स कैसे लाए जाते हैं, लेकिन आज की वीडियो का पर्पस है जिससे आप अच्छे तरीके से आंसर्स को कैसे लिख सकते हो, यही आज की हम वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताने वाला हूँ जो कि आपको ध्यान में रखना है। कभी भी जब आप आंसर्स को लिखते हो तो ये गलती ना कर देना, बीकॉम में हो या बीबीए में हो। तो ये कुछ ऐसी गलती है जो कि मेरे से भी हुई है और कुछ ऐसे चीज़ें भी हुई है जिससे मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स भी आए थे, वो भी आपको बताऊँगा कैसे। तो ये चीज़ आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप ये चीज़ कर सकते हो। सबसे पहले जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, नेवर अंडर राइट और ओवर राइट। ना ज़्यादा कम लिखना है ना बहुत ज़्यादा लिखना है। कम लिखना तो हमें पता होता है कि कम लिखेंगे तो मार्क्स कटते हैं, ये हमें पता होता है, लेकिन ज़्यादा लिखने से भी आपके मार्क्स बढ़ने वाले नहीं है। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मेरा ही है, क्योंकि मैंने एक पेपर था एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, जिसमें बहुत अच्छे तरीके से मुझे लगा था पेपर हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा मैंने उसमें शीट भर दी, मतलब 40 पेज की शीट होती है टोटल, और उसमें मैंने 39 पेज भर दिए थे। मुझे लगा सबसे ज़्यादा मार्क्स इसमें आने वाले हैं, पूरी की पूरी सब्जेक्ट सबके हटा के सबसे ज़्यादा मार्क्स इसी में आएंगे। और जब रिज़ल्ट आया तो पता चला सबसे कम मार्क्स इसी में आए। 80 नंबर का पेपर था, 20 नंबर तो प्रैक्टिकल होता है, 28 नंबर वाला पास होता है 80 में से। तो मेरे पता कितने आए थे, 32 नंबर, और 39 पेज भरे थे। देख लो आप। तो किस तरीके से आपको समझना है कि ज़्यादा भरने से कुछ नहीं होगा, मार्क्स नहीं बढ़ने वाले आपके। तो इसीलिए यहाँ पर प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। तो अगर 15 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 6 से 7 पेज मिनिमम भरने ही भरने हैं। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है अगर आपका, अब उसके हिसाब से आप अपनी कैलकुलेशन निकाल सकते हो कि आपका कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपकी यूनिवर्सिटी में। जैसे कि अगर आप 7.5 मार्क्स का आता है तो आधा कर दो, उसका 3 से 3.5 पेज भरने चाहिए आपको। 2 मार्क्स का आता है तो 1 पेज लगभग। तो ऐसे कोई जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन है आप उसके हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो। 15 मार्क्स मैंने आपको बता दें कि 6 से 7 पेज, उसके हिसाब से आप जो मर्जी कैलकुलेट कर लो। आप जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उसके हिसाब से पेज आराम से निकल जाएंगे। दूसरा जो पॉइंट है वो है, आप अच्छे खासे डायग्राम बनाओ बीच में, मेक डायग्राम्स। और इसके ऊपर पूरी की पूरी एक मैंने वीडियो बना रखी है, और वो वीडियो अगर आप देख लोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या क्या डायग्राम किस किस तरीके के होते हैं जो कि आपके आंसर्स को कमाल का कर देंगे। ये डायग्राम्स के ऊपर पूरी वीडियो है जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। बहुत ज़बरदस्त आपको समझ में आने वाला है। वो डायग्राम अलग अलग डायग्राम्स होते हैं, कॉन्सेप्चुअल डायग्राम भी होते हैं, बीच में बनाए डायग्राम कहाँ बनाए, ऊपर बनाऊँ या नीचे बनाऊँ, सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। वो वीडियो जरूर देख लेना। डायग्राम अलग अलग तरीके से कैसे बनाए थे, डायग्राम से बहुत बढ़िया इम्पैक्ट पड़ता है और आपको ज़्यादा लिखना नहीं पड़ता। एग्जामिनर को डायग्राम देखते समझ में आ जाएगा कि इस बंदे को आता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आपको डायग्राम बनाने हैं। दूसरा, आपको पैराग्राफ जो आप लिखते हो वो कभी बड़ा ज़्यादा ना लिखो, बहुत बड़ा। तो नेवर मेक लॉन्ग पैराग्राफ। पैराग्राफ कभी भी बड़ा ना लिखो, क्योंकि यही सबसे बड़ी गड़बड़ हो जाती है कि पैराग्राफ हम बहुत ज़्यादा लिखते रहते हैं। हम ये नहीं समझ पाते कैसे प्रेजेंट करना है, अच्छे से प्रेजेंट कैसे करना है। थोड़ा सा यहाँ पर हम देखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपके पास कुछ ऐसे ही शीट आती है ना, इस तरीके की शीट आती है, लैंडस्केप मोड में आती है ना। अब आपने आंसर को लिखना स्टार्ट किया, ठीक है, आंसर को लिखना स्टार्ट किया, यहाँ पर डाल दिया कौन सा मेरा सॉल्यूशन आंसर सोल्व कर रहा हूँ। सपोज करो दूसरा क्वेश्चन सोल्व कर रहा हो, तो यहाँ पर सबसे पहले ना कोई भी आंसर्स को लिखने के लिए आप पहले हेडिंग डाल दो कि मैं क्या लिख रहा हूँ। जैसे कि मैं मीनिंग लिख रहा हूँ, करेक्टरिस्टिक लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ मैं, तो हेडिंग डाल दो पहले आप कि मैं ये लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप हेडिंग डाल दो। सपोज करते हो मैं यहाँ लिख रहा हूँ मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये डाल दिया मैंने। तो ये लिखना सबसे बढ़िया है, क्योंकि तभी तो समझ में आएगा कि आप लिख क्या रहे हो। तो एक्चुअल में एग्जामिनर को समझ में आएगा कि मैं यहाँ क्या पढ़ने वाला हूँ। फिर आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करोगे ना, ऐसे करते हुए। अब कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पूरी जगह खाली छोड़ देते हैं। ये नहीं गलती करनी है आपने, ये लिखो भाई, खाली जगह क्यों छोड़ दोगे आप ऐसे भी फालतू में।
ये जगह है ना, तो यहाँ पर भी लिखना है। तो यहाँ पर आपने लिखा, इधर आपने लिखना स्टार्ट किया, इधर लिखा, इधर लिखा। अब ये नहीं है कि लिखते ही रहना है, बीच में एक जगह छोड़नी है, फिर एक नया पैराग्राफ स्टार्ट करना है, ये भी आपने करना है। तो जैसे आपने यहाँ पर लिखा, फिर यहाँ पर ख़त्म किया इस पैराग्राफ को, अब आपने यहाँ से एक नया पैराग्राफ स्टार्ट किया, फिर यहाँ से फिर नया पैराग्राफ स्टार्ट किया, और बीच में आप एक डायग्राम बना सकते हो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। जो भी आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट को अच्छे से समझते हो, तो आप बीच में इसको यहाँ पर ऐसे बना सकते हो। ये बहुत आपको बढ़िया इम्पैक्ट क्रिएट करेगा आपके आंसर को। फिर आप यहाँ पर लिखते हुए नीचे कुछ पॉइंट्स बना सकते हो। जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट 3 डिसीजन होते हैं, फाइनेंसिंग, ठीक है, इन्वेस्टिंग और आपका डिविडेंड। तो ये 3 डिसीजन यहाँ लिख दो। इससे क्या होता है कि सारा पैराग्राफ नहीं दिखता, कुछ पॉइंट भी दिखते हैं। तो पैराग्राफ पूरा नहीं लिखना है आपने, बिल्कुल ज़्यादा बहुत बड़ा पैराग्राफ नहीं लिख देना है, बीच में आपको मिक्स करते रहना है, बीच में पॉइंट्स भी लिखने हैं। जैसे एंड करते हुए पॉइंट्स लिख दो, बीच में छोटा सा डायग्राम बना दो। इससे क्या होता है कि जो एग्जामिनर है उसको आपके आंसर को चेक करने में काफ़ी आसानी होगी। आप खुद सोचो, ये बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि आपका एग्जामिनर एक एक लाइन पढ़ के चेक करेगा आपका, तो आप उसको पूरा को पूरा पैराग्राफ क्यों दिखा रहे हो? वो आपको पूरा कोई नहीं चेक करने वाला, ना ही आपका कोई इतना पढ़ने वाला है पैराग्राफ इतना ज़्यादा। तो इसलिए अगर आपने ज़्यादा भी नहीं पढ़ा हुआ है, फिर भी आप अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन अगर कर दो, तो आप बहुत अच्छे से इसमें पास हो जाओगे। क्योंकि आपके वहाँ पर आप खुद सोचो कि एक एक लाइन तो पढ़ने वाला है नहीं, तो स्टार्टिंग की लाइन हमेशा बढ़िया लिखो, बुक की लिखो, जो बुक की एक्चुअल में लैंग्वेज होती है, अपनी लैंग्वेज। अगर आपकी इंग्लिश बढ़िया नहीं है इतनी ज़्यादा, तो अपनी लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग ही पढ़ेगा मेन वो, और बीच में पढ़ सकता है, कुछ नहीं पता पढ़ भी सकता है, तो आप बीच में कुछ अच्छा अपना ही बना के लिखना, लेकिन सही तरीके से लिखना। लेकिन मेन है स्टार्टिंग अच्छी होनी चाहिए। फिर आपने यहाँ पर आप देखोगे तो बीच में इतना कोई पढ़ने वाला नहीं है। जब आपने डायग्राम बना दिए और बीच में कुछ पॉइंट बना दिया, तो ये आपके आंसर को उसके लिए आसानी होगी चेक करने के लिए, हाँ भाई इस बंदे को आता है, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये इस तरीके से आप फॉलो करो, खासकर ये मैंने आपको बताया पैराग्राफ में। तो ये पैराग्राफ में इस तरीके का फॉलो करोगे तो बढ़िया रहेगा। थोड़ा सा पॉइंट्स की भी बात कर लेते हैं, पॉइंट्स की, कि आप पॉइंट्स कैसे बना के लिखे। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि आप अच्छे तरीके से पॉइंट बना के लिखो। पैराग्राफ तो मैंने को बता दिया, क्योंकि मेन एक तो पैराग्राफ है, दूसरा है पॉइंट्स। सो यहाँ पर मेक गुड पॉइंट्स मतलब जैसे कि आपके कोई बहुत सारे आंसर्स होते हैं जिसमें पॉइंट से लिखना है, जैसे करेक्टर से लिखना है आपने, उसमें 5-10 पॉइंट लिखने हैं, एडवांटेज से लिखना है 5-10 पॉइंट लिखना है। तो पॉइंट्स को कैसे लिखना है? जब भी कोई पॉइंट लिखते हो तो उसको सबसे पहले तो आप जब पॉइंट डालते हो तो हाईलाइट जरूर कर दे रहे हो कि ये मेरा पॉइंट है। और ये हाईलाइट सिर्फ यहाँ पर नहीं, पैराग्राफ में भी कर सकते हो आप। जब भी आप पैराग्राफ लिखते हो तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स आते हैं, उसको आप हाईलाइट कर दो, उसको कुछ हाईलाइट कर दो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 3 डिसीजन ये इंपॉर्टेंट है, उसको हाईलाइट कर दो, अंडरलाइन कर दो, उसको अंडरलाइन कर दो। ये इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, एग्जामिनर को एकदम देखते समझ में आ जाएगा बंदे को आता है, सीधा वहाँ पर नजर जाएगी। आप उसको अपनी नज़र यहाँ पर दिलवाना चाह रहे हो, लेकिन हाईलाइट वही करना जो अच्छे से आपने लिखा है। गलत लिख दिया है वहाँ पर हाईलाइट नहीं करना, तो वो अंडरलाइन कर दो, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ऐसे ही पहला पॉइंट लिखते हो, कुछ भी पॉइंट लिख रहे हो तो अंडरलाइन करना है। तो यहाँ पर आपने पॉइंट लिखा, फिर यहाँ पर जगह नहीं खाली छोड़नी, छोड़ देते कुछ लोग, कोई दिक्कत नहीं आती उनको भी, लेकिन आपने नहीं छोड़नी। जब यहाँ पर आप लिखोगे पूरा को पूरा लिखना है, तो यहाँ पूरा लिखोगे। अब कितना पॉइंट लिखना चाहिए ये डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन के ऊपर कितने मार्क्स का है, लेकिन फिर भी आपने कम से कम इतना तो पॉइंट लिखना ही चाहिए, एक्सप्लेन जो इतने तो आपको एक्सप्लेन करना ही चाहिए। ये नहीं कि आपने सिर्फ 2 लाइन लिख दी है पॉइंट्स की, ठीक है। जब भी आप कोई पॉइंट लिखते हो कम से कम 3-4 लाइनों में तो एक्सप्लेन होना चाहिए वो, तब जाके वो लगेगा कि हाँ कुछ लिखा है आपने। और स्टार्टिंग के जैसे मैंने को बताया हमेशा कि स्टार्टिंग अच्छे से करे करो, स्टार्टिंग जो एक्चुअल में सही लैंग्वेज है उसको लिखे करो, तो ज़्यादा बेस्ट तरीके से आप लिख पाओगे, क्योंकि मेन स्टार्टिंग ही बंदा पड़ेगा। और एंडिंग करते हुए हमेशा कंक्लूज़न जरूर एंड करे करो, ठीक है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, एंडिंग विद कंक्लूज़न। तो जब भी क्वेश्चन को आपने एंड करना है तो वो एक छोटे से कंक्लूज़न दो। कंक्लूज़न का मतलब ये नहीं है कि आप कोई बहुत लंबी कहानी लिख दो,
जैसे ही आपने कोई भी आंसर को ख़त्म किया, अब आपको लग रहा है कंक्लूजन कुछ नहीं है, तब भी आप कंक्लूजन लिखो। सीधा आंसर को ख़त्म नहीं करना है। सपोज करो लास्ट पॉइंट है आपने और यहीं पे आंसर ख़त्म नहीं करना है, छोटा सा उसके बारे में लिख दो कि क्या चीज़ आपको समझ में आई है। जैसे कि 10 स्टार्टिंग ऐसे कर सकते हो 10 या हैंस से, हैंस इन दिस फाइनेंशियल मैनेजमेंट दिस इज दिस, ठीक है, या 10 वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस। इस तरीके से आप कंक्लूजन एंड कर सकते हो कि हमें क्या चीज़ एंड में नतीजा निकल रहा है, क्या चीज़ समझ में आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि ऐसे आपने एंड करता है। तो ये चीज़ आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली चाहे आपने कम भी पढ़ा हो तब भी आप आसानी से इसमें पास हो सकते हो। इस तरीके से अगर आप फॉलो करोगे, हमेशा स्टार्टिंग में क्या होता है, मैंने इसके ऊपर वैसे और भी वीडियोस बना रखी है जिसमें आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में कैसे आंसर को लिखना चाहिए, स्टार्टिंग कैसे करनी चाहिए, एंडिंग कैसे करनी चाहिए, बीच में कहाँ से लिखे। ये अगर आप सबको समझना है तो इसके ऊपर पूरी एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन डाल रहा हूँ। और बाकी और भी वीडियो देखना चाहते हो तो मैंने पूरी बीकॉम स्किल्स एंड प्रेजेंटेशन के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ से आप जाके देख सकते हो। ये था कि आंसर्स को लिखते हुए क्या क्या आपने गलतियाँ नहीं करनी है, क्या क्या आपको टिप्स फॉलो करनी चाहिए, मैंने आपको आज की वीडियो में वो बताया। आने वाले वीडियोस में मैंने आपको और बातें बताऊंगा और भी चीज़ें आपको बताऊंगा। बाकी आप मुझे कमेंट कर सकते हो कि आप कौन कौन सी टॉपिक की वीडियो चाहते हो। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू।